Hello, Assalamu alaikum guys. Today we will discuss characteristics of ecosystem और structure of ecosystem कि एक इकोसिस्टम जो होता है वो उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बायोटिक कंपोनेंट्स से बना होता है। ये चार चीज़ों से मेन बना होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जानदार चीज़ें। एबायोटिक कंपोनेंट्स बेजान चीज़ें। फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, एक जानदार दूसरे जानदार को खाकर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स जो हैं वो एक नेचर से दूसरे नेचर में ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इसकी हम अब डिटेल पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे हैं एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे हैं। सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो उनका आपस के अंदर जो ताल्लुकात है, इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज़ द सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन और उसका एक कंसेप्ट था इकोसिस्टम का। अ कंप्लीट इकोसिस्टम मस्ट हैव फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार खसूसियात हर इकोसिस्टम में होती हैं। पहली खसूसियत कौन सी है कि बायोटिक, जैसा कि नाम से जाहिर है बायोटिक का मतलब होता है जानदार। आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो जानदार हैं वो एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाएंगे। इकोसिस्टम का पहला कंपोनेंट जानदार चीज़ें हैं, जैसा कि इंसान हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, डीकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। उसके बाद दूसरा जो है इसका कंपोनेंट वो है एबायोटिक। बायोटिक का उल्ट क्या होता है? एबायोटिक, मतलब वो जानदार थे तो ये बेजान हो जाएंगे। एबायोटिक आर फिजिकल कंपोनेंट्स, इनको हम फिजिकल कंपोनेंट्स कह सकते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा कि पत्थर है, उसके बाद पहाड़ हैं, उसके बाद पानी है, दरिया है, ये सारी चीज़ें जो एबायोटिक गैर जानदार चीज़ें हैं इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम कहेंगे। तो एक इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले लिविंग थिंग्स होंगी जिनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग या फिजिकल थिंग्स कहेंगे। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी होगी उसके अंदर, कि एक एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, ये भी प्रोसेस एक इकोसिस्टम के अंदर पाया जाएगा। और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं, साइकिल उनका, जैसा कि वाटर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल, ये तमाम साइकिल्स, इनको हम अभी डिटेल्स के अंदर भी डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बायोटिक आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। जो बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी फिर आगे किस्में हैं, ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड हैं, इनके अंदर डिफरेंस है और ये डिफरेंस बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है, कि वो एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग थिंग का दूसरी लिविंग थिंग के साथ जो कनेक्शन है वो एक न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के थ्रू है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो इसकी बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो पहली ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले टाइप के ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, वो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूरिशिंग,
तो ये जो ऑटो एंट्रोफिक मीन्स हैं ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑटो सेल्फ एंट्रोफिक मीन्स न्यूरिशिंग, खुद की खुराक खुद पैदा कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। These are the components of the ecosystem which include producers which convert solar energy into chemical energy that becomes locked into the complex organic substances such as carbohydrates, lipids, proteins वगैरह वगैरह। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जहाँ भी ऑटोट्रॉफिक का बायोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर लफ्ज आएगा, वर्ड आएगा, उसका ये मतलब होगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद पैदा कर रहे हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए खुराक भी और दूसरों के लिए भी खुराक ये पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि प्लांट्स हैं, तमाम पौधे जो हैं वो तमाम दूसरे जानदारों के लिए, जैसा कि एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, अपने लिए भी पैदा करते हैं और उनके लिए भी पैदा करते हैं। उसके अलावा वो अपना फूड भी पैदा करते हैं और दूसरे जो इन पे डिपेंडेंट हैं एनिमल्स और ह्यूमंस, उनके लिए भी ये ऑर्गेनिक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि उनके ऊपर फल लगे होते हैं या उनके पत्ते खाते हैं कुछ जानदार, तो ये उनके लिए भी क्या है, फूड की जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एक जो है वो पिक्चर ये है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद के लिए भी खाना पैदा कर सकते हैं, खुराक पैदा कर सकते हैं, सेल्फ न्यूरिशिंग है, और जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी। मतलब ये कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसके अंदर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह, जो बाद में एनिमल्स और ह्यूमंस वगैरह इस्तेमाल करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की दूसरी खसूसियत, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तमाम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसके अंदर क्या होता है कि लाइट को कैप्चर किया जाए। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि लाइट को कैप्चर पत्तों के ज़रिए करते हैं पौधे और उसको रिएक्शन करते हैं क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल एक ये जो जितना भी ग्रीन मैटर होता है एक पौधे के अंदर, ग्रीन सा सब्सटेंस पाया जाता है, इस सारे सब्सटेंस को क्लोरोफिल कहा जाता है और इसका काम ये होता है कि लाइट को कैप्चर करना। सनलाइट को ये कैप्चर करता है, उसका रिएक्शन किससे करवाता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, इन तीन चीज़ों के रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह हैं। और ये सारा अमल क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि लाइट को यूज करते हैं, सनलाइट को। फोटो का मतलब होता है सनलाइट या लाइट, सोलर एनर्जी। दे हैव ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। इन पौधों के अंदर क्या होता है कि ग्रीन कलर का, वो मैं जो पहले बता चुका हूं कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। और क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को, उस क्लोरोफिल का काम क्या है कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करना। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ग्रासेस, एल्गी, ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि पौधे हैं, ग्रास है, उसके बाद एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें फोटो ऑटोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल हैं। हमने सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स पढ़े, ऐसे जानदार जो अपना खुराक खुद पैदा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी पैदा करते हैं। इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं।
इनकी फिर आगे दो किस्में होती हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। इसकी फिर हमने एग्जांपल्स ग्रासेस, ट्रीज, एल्गी वगैरह पढ़ी। उसके बाद है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स these use energy generated in oxidation reduction process to produce। इसमें ये होता है कि ये लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एक होता है जिसके ज़रिए ये अपनी खुराक पैदा करते हैं। इनको क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसा कि सल्फर बैक्टीरिया है, ये जो है ये भी ऑटोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद पैदा कर रहे हैं। ये भी एक ऑटोट्रॉप्स की किस्म है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक या एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या थे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट की दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। पहले थे ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स न्यूरिशिंग, कि अपनी खुराक दूसरों से हासिल करने वाले क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं जैसा कि प्लांट से हासिल करते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। ऑटोट्रॉफिक को क्या कहते थे, प्रोड्यूसर्स। हेटेरोट्रॉफिक को क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि ये खाने वाले हैं, पैदा तो खुद नहीं कर सकते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है और उनको खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। एज दे कंज्यूम द मैटर बिल्ड अप बाय द प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स जो बनाते हैं ये उनको खा जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर कंज्यूमर्स जो हैं इनकी फिर आगे मेन टू कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो जैसा कि नाम से जाहिर है ये साइज में बड़े होंगे और कैन बी सीन विदाउट एनी माइक्रोस्कोप विद द नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे कंज्यूमर्स को क्या कहेंगे, मैक्रो कंज्यूमर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड फैगोट्रॉप्स। फैगो मीन्स टू ईट, खाने वाले। मेनली इंक्लूड एनिमल्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में क्या आते हैं, एनिमल्स आएंगे। which consume other organisms or chunks of organic matter. These are further divided as। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हम जो पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक का पहले हमें ये पता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खुराक खुद पैदा नहीं करते, दूसरों से लेते हैं, जैसा कि प्रोड्यूसर से लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। उसके बाद हमने पढ़ा मैक्रो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दो किस्म के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं और जो कि बड़े बड़े होते हैं जैसा कि एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। फिर ये मैक्रो कंज्यूमर्स जो है ये फर्दर तीन किस्मों में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ये होता है हर्ब्स। ये वर्ड जो निकला है वो हर्ब्स से निकला है। हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, सब्जे को खाते हैं। उनको क्या कहते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में डीर है, कैटल है, एलिफेंट है, वर्म्स है, इटीसी। मतलब ये भेड़, बकरियां, उसके बाद एलिफेंट जो घास खाते हैं, इनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। उसके बाद मैक्रो कंज्यूमर्स की सेकंड कैटेगरी आती है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब होता है गोश्तखोर।
हर्बीवोर्स का मतलब क्या था, सब्जीखोर, सब्ज चीजें खाने वाले, प्लांट्स खाने वाले। कार्निवोर्स का मतलब है गोश्त खाने वाले, फ्लैश ईटर्स इनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, लाइन है, लिपर्ड है, जैसा कि शेर हो गया, चीता हो गया, लिपर्ड वगैरह, ये क्या करते हैं, ये गोश्त खाने वाले एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसको ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब है द मिक्सचर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स भी हैं और फ्लैश ईटर्स भी हैं, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसान जो है वो सब्जियां भी खाता है, पौधे भी खाता है, और वो गोश्त भी खा रहा होता है, फ्लैश भी खा रहा होता है। मंकीज, बर्ड्स, फॉक्सेस वगैरह, ये क्या है, ओमनीवोर्स। तो सबसे पहले कैटेगरी मैक्रो कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर मैक्रो कंज्यूमर्स तीन किस्म के होते हैं, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स, ओमनीवोर्स, बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स। उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, वो है माइक्रो कंज्यूमर्स। ऐसे कंज्यूमर्स जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते, कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, विदाउट द एड ऑफ एनी माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी देम। उनको क्या कहते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स। दीज आर कॉल्ड एज द डीकम्पोजर्स। जैसा कि बैक्टीरिया है, डीकम्पोजर्स हैं, इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, रेड्यूसर्स भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स एंड स्कैवेंजर्स वगैरह कहा जा सकता है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड डीकम्पोज, दे डीकम्पोज आर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं, जितने भी क्या होते हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़, कोई एनिमल मर जाता है, जो कोई प्लांट्स का हिस्सा सड़ के गल के नीचे गिरता है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया या ये माइक्रो कंज्यूमर्स, और उसको उसमें से अपना फूड ले लेते हैं, और जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देते हैं, डिके, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पढ़े, फिर हमने हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या थे, जो अपना खुराक खुद पैदा कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफिक। उसके अंदर फिर हमने उसकी मेन कैटेगरीज को डिस्कस किया। उसके बाद हम आते हैं एबायोटिक, जो एक इकोसिस्टम है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ या एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स से फॉर्म्ड है। एबायोटिक का मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फिजिकल फैक्टर्स। जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा वेदर चेंज हो जाता है, या फिजिकल फैक्टर्स जो चेंज होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक जो इकोसिस्टम है उसके एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, पीएच। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या फिजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद सेकंड जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, लाइक वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus and so on, which are involved in cycling of materials in ecosystem, and amount of these inorganic materials in an ecosystem at any given time is called standing state or standing quality। ये जो inorganic substances होते हैं, इनकी अमाउंट एक टाइम पर, एक गिवन टाइम पर अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में उसको स्टडी करते हैं, तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वो क्या कहलाती है, स्टैंडिंग स्टेट
या स्टैंडिंग क्वालिटी। ये एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी क्या होती है, तो आप उसको इस कंसेप्ट के ज़रिए क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, कि जैसा कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ह्यूमस है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद तीसरा मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एक जगह से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जा रही है। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी विच अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम सन। तमाम किस्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं उनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है, सूरज से। तमाम किस्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से, सूरज से। सोलर एनर्जी इज देन कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा अमल होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद दिस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट टिश्यूज। वो केमिकल एनर्जी जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू बनाई थी, वो क्या हुई, वो स्टोर हो गई प्लांट के अंदर या उसके फल के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। उसके बाद देन सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है प्लांट, तो उसमें ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी टिश्यूज के अंदर, ये इस्तेमाल हो गई कुछ पार्ट उसका। जो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। वो बाकी का पार्ट जो है उस एनर्जी को खा जाएंगे। तो ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी था, सन से लेके पौधों तक, फिर पौधों से लेकर जो है वो कंज्यूमर्स तक, और कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर तक। ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, ये एक पूरा प्रोसेस जो है, ये एक इकोसिस्टम के अंदर होता है, और ये होना ज़रूरी है, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है ये। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हमने देखा था वो है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग वर्ल्ड एंड बैक अगेन। होता क्या है कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका फ्लो नॉन लिविंग वर्ल्ड से लिविंग वर्ल्ड में जाना और फिर बैक नॉन लिविंग वर्ल्ड में आना। इसकी एग्जांपल्स में वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस, ये एक अलग टॉपिक्स हैं, तो ये आपने इसकी एग्जांपल्स में लिखने हैं। वाटर साइकिल को मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये साइक्लिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है। वाटर साइकिल, वाटर क्या है, ये एक नॉन लिविंग मैटर है। वाटर ये लिविंग नहीं है। दरियाओं में पानी खड़ा होता है, उसके ऊपर क्या है कि एक सन जो है वो अपनी एनर्जी डालता है, सनलाइट डालता है, और वो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होता है, और उसके कतरे बुखारात जो हैं, वेपर्स जो हैं, वो हवा में ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक ख़ास मिकदार जब पानी की एक दरिया में से, एक ओशन में से उठती रहती है, और वो ऊपर बादल की सूरत इख्तियार कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता। वो वाटर जो बादलों के अंदर मौजूद है वो बारिश का सबब बनता है, रेन का सबब बनता है। वो पानी जो पहले दरियाओं में था, अब वो कहाँ पे चला गया, हवा के अंदर। हवा से फिर वो बारिश की सूरत में बरसता है, वो फिर ज़मीन पर आता है, ज़मीन पर फिर वो उसकी कंजप्शन होती है, डिफरेंट प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, और फिर अगेन वो वाटर जो है वो जो रेस्ट ऑफ वाटर है वो दोबारा
वापस अपनी नॉन लिविंग कंडीशन में चला जाता है, दरियाओं में चला जाता है या नालों में, जहाँ भी वो रेन की सूरत में। तो ये एक जो साइकिल था पानी का, इस सारे साइकिल को क्या कहते हैं, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। इसी तरह कार्बन का भी एक साइकिल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे एक साइकिल के अंदर, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है। ये फिर आगे डिस्कस इनको अगर करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इनकी आपने एग्जांपल्स लिखनी है। ये आज का टॉपिक था कि एक इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है। उसके अंदर हमने 4 चीज़ों को मेनली डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफ्स या सबसे पहले हमने बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम पढ़े, जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद हमने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ी। फिर हमने साइक्लिंग ऑफ मटेरियल पढ़ी। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।